नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज दो टूक की शुरुआत से पहले डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को और दो टूक के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भारत का गणतंत्र दिवस है, बहुत खास दिन है भारत के लिए। आज पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है, क्योंकि आज के 77 साल पहले 1950 में, साल 1950 में 26 जनवरी के ही दिन भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया था। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसको भारत ने अमली जामा पहनाया, भारत ने उसको अंगीकृत किया और तब से भारत संविधान पर चलने वाला एक देश है। और जब संविधान की बात होती है तो जैसे मैंने कहा, आज 26 जनवरी, क्योंकि ये हर साल मनाया जाता है, संविधान को अंगीकृत किए जाने का दिन जो है धूमधाम से मनाया जाता है। और मुख्य आज जो समारोह हुआ, जो राष्ट्रीय समारोह हुआ, वो राजपथ पर हुआ, विजय पथ पर हुआ, कर्तव्य पथ पर हुआ, यूँ कहना चाहिए। कर्तव्य पथ पर हुआ, कभी राजपथ था लेकिन अब वो कर्तव्य पथ है। तो वहाँ पर आज मुख्य समारोह हुआ और जो तमाम झांकियाँ वहाँ निकली, उनमें भारतीय संविधान को परिलक्षित करते हुए भी एक झांकी थी। सवाल यह कि आज 77 साल पहले हमने संविधान को अंगीकृत किया था और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस संविधान सभा, उनकी अध्यक्षता में जो है तमाम भारत के मनीषियों ने भारत का संविधान तैयार किया। संविधान को लेकर आज बहुत कुछ कहा सुना जाता है। हम सब जानते हैं कि देश जो है भारत, वो तो संविधान से चलेगा, लेकिन इसके बावजूद संविधान को लेकर बहुत कुछ कहा सुना जाता है। और अगर पिछला लोकसभा चुनाव देखें, साल 2024 का चुनाव देखें, तो वो चुनाव भी एक तरह से संविधान के नैरेटिव पर ही लड़ा गया। आज भी क्योंकि 26 जनवरी थी, सभी ने संविधान को याद किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया। लेकिन कई बार मन में सवाल उठते हैं कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तमाम नेता हैं, वो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान से देश चलाने की बात करते हैं, संविधान से खुद को, अपनी पार्टियों को संचालित करने की बात करते हैं। तो सवाल यह है कि जब सब देते हैं संविधान की दुहाई, तो फिर क्यों होती है संविधान पर बार बार लड़ाई? ये समझने की जरूरत है, क्योंकि फिर से कह रहा हूं कि सभी जब कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान के जो है अनुपालन करेंगे, संविधान के तरह से ही देश चलेगा और तमाम सरकारें चलेंगी, फिर जब संविधान की सब देते हैं दुहाई, तो फिर क्यों ये लड़ाई? इसी पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज एक तरफ मुख्य समारोह मनाया गया, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कुछ शिकायतें भी आई, लेकिन उसके बाद देर शाम एक शिकायत जो है कांग्रेस विरोधियों की तरफ से भी आई। और सब ये संविधान के आईने में आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, आज संविधान जो है जो अंगीकृत हुआ था आज, जबकि 26 जनवरी है, तो जो मुख्य समारोह हुआ उसकी कुछ झलकियां भी देखिए। राष्ट्रपति ने कैसे सलामी ली, प्रधानमंत्री मौजूद थे, तमाम कैबिनेट और देश की तमाम गणमान्य हस्तियां जो है वो कर्तव्य पथ पर थी और इसके साथ साथ विपक्ष के नेता भी थे। लेकिन उसके बाद क्या कुछ कहा सुना गया, वो भी सुनिए, फिर आज की डिबेट को शुरू करते हैं। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। बहुत सारी ताकतें हैं जो संविधान को कमजोर करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनको विश्वास ही नहीं है और इसलिए लगातार संविधान पे वो लोग चोट पहुंचाते रहते हैं। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा हो, ताकि हम सब
जो आम नागरिक को अधिकार संपन्न बनाना। यह अनादर भारत के संविधान का नहीं बल्कि भारत के उन महान पुरुषों का अपमान है जिनके बल पर यह देश स्वतंत्र हुआ, और इसलिए हर नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ कार्य करें। यह हमारे लिए एक पवित्र दस्तावेज है। आज सबसे ज्यादा संविधान को चोट पहुंचाई जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं को, मूलभूत रोजगार के अधिकार को, जिस तरीके से जो व्यक्तिगत जो अधिकार मिले हैं, मौलिक फंडामेंटल राइट्स, उनको छीना जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, और वो भी निर्वाचित सरकारों द्वारा। हमारे इस देश में एक ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो हमेशा इस देश को बांटने में, काटने में और विश्वास करती हैं। इस देश के संविधान को अपमानित करने में विश्वास करती हैं। हमें उन ताकतों से भी लड़ना है। चुनाव आते ही ये ताकतें फिर से जीवित होती हैं। कभी संविधान की दुहाई देती हैं जिन्होंने संविधान को तार-तार किया। तो चलिए, आज तमाम नेताओं को मैंने सुनवाया, सभी देते हैं संविधान की दुहाई, फिर क्यों ये होती है लड़ाई, और सब कहते हैं कि संविधान की रक्षा तो हम ही कर रहे हैं, हम ही करेंगे, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो संविधान बदल देना चाहती हैं, संविधान को चोट पहुंचा रही हैं। आखिर संविधान के नाम पर ये कैसी लड़ाई, इसी पर होगी आज की दो टूक। मेरे साथ आज 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़े हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जुड़े हैं, और मेरे साथ संजय चड्ढा जुड़े हैं, कानूनी मामलों के, संवैधानिक मामलों के जानकार है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले गोपाल कृष्ण जी और संदीप त्रिपाठी जी को 1.5 मिनट देता हूं और अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। संदीप त्रिपाठी जी, मेरा मूल सवाल आज यही है कि आप सभी पार्टियों को ये क्यों लगता है कि वही संविधान के असली रक्षक है? बाकी जो लोग हैं, बाकी जो पार्टियां, वो तो संविधान को खत्म कर देना चाहती हैं। ऐसा क्यों हम, जबकि सभी संविधान के रक्षक होने का दावा भी करते हैं, क्यों? गणतंत्र दिवस की आपको, आपके दर्शकों को ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से। एक बड़ी विनम्रता के साथ एक अभी इंट्रो में जो बात आई कि आज संविधान के अंगीकृत की डेट है, मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से ये गलत है। संविधान लागू हुआ से ठीक जी जी। अब आते हैं बात, ये क्यों लगता है। हम अधिकारों की बात नहीं करेंगे जो संविधान अधिकार देता है, हम कर्तव्यों की बात करेंगे। वो कर्तव्य पार्टियों पर भी लागू होता है, राज्य सरकारों पर भी लागू होता है, और एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल, हर एक नागरिक पर वो कर्तव्य होता है कि आपके अधिकारों के साथ आपको कर्तव्य भी मिलते हैं। मैं उसको एक एक करके बताऊंगा और किस तरीके से उसका क्या निर्वहन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संविधान का सम्मान और पालन, आप बताइए, आपको धर्मनिरपेक्ष शब्द से जब आपत्ति हो और आपको ये लगता हो कि इसको गलत जोड़ दिया है, जबकि वो जो है अनुसूची 14 में वो डिफाइन हुआ है पहले से ही अंबेडकर जी के संविधान में। जब आप संविधान की आत्मा पर चोट करते हैं तो आप सम्मान कैसे करते हैं, ये दर्शक जानना चाहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान, जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श थे उसका सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी करती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राजनीति के आधार पर, पार्टी के आधार पर किस तरीके आक्षेप आज भी लगाए जाते हैं, वो देश जानता है। नेहरू जी से लेकर जो भी इनको आइडियोलॉजिकल तरीके से सूट नहीं करता है, उसको गाली देने का, उसको आक्षेप लगाने का, उसका चरित्र हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी आज भी कर रही है। राष्ट्रीय एकता की बात, अब राष्ट्रीय एकता तो सर ऐसे करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि जो है कोई आएगा वो आपका मंगलसूत्र छीन लेगा, आपकी भैंस चुरा लेगा, इस तरीके की टिप्पणी करके आप तो राष्ट्रीय एकता की बात कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद सद्भाव और भाईचारा, ये भी उसी के तरीके से आप नष्ट करते हो। जब आप हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हो, राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हो, तो वो भी आप भाईचारा बिल्कुल नहीं चाहते हो, ये भी आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आती है सांस्कृतिक विरासत की बात। सर,
आपके जहां से आप रहने वाले हैं मणिकर्णिका घाट को तोड़कर एआई की तस्वीर बताई जाती है, विरासतों की रक्षा की जाती है। और ये हमारा संविधान कहता है कि आपका कर्तव्य है, ना कि उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको तोड़ा नहीं जाता है, उसका संरक्षण होता है, उसके लिए इसीलिए अलग से विभाग बना है। ये भी आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आती है बात पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण का हाल ये है कि अडानी को आपने गिरवी रख दिया है। देश 1 लाख पेड़ कट रहा है, कहीं 10 लाख पेड़ कट रहा है। आप जो है विकास के नाम पर लगातार पर्यावरण का हनन कर रहे हो। दिल्ली आज इस तरीके से है कि दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई, ये भी आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बाबा जी आएंगे, तबीज देंगे, जादू फूकेंगे, एक पर्चा निकालने वाले बाबा जी के पास मोदी जी जाकर जय जयकार करा रहे हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपने खत्म कर दिया, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आती है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। साहब एयर इंडिया बेच लिया, क्या सार्वजनिक संपत्तियों को आपने बेच लिया जो पिछली सरकारों ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया था, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। अब आती है बात हिंसा से दूर रहना। सर हिंसा तो इनका परम कर्तव्य है, ये दंगाई पार्टी दंगा करके आज सत्ता में बैठे हैं, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हो और आज भी हिंसा फैलाने का काम करते हो। उसके बाद बच्चों की शिक्षा, आपने उसको भी जो कि बाद में जोड़ा गया, उसको भी आप नहीं पूरा कर पा रहे हो। उत्तर प्रदेश सहित आप पूरे भारत में कितने प्राइमरी विद्यालय बंद हो गए, ये भी बताने की जरूरत नहीं। तो सर संविधान का लगातार अधिकारों की बात न करके कर्तव्यों का भी निर्वहन न कर पाए तो संविधान की रक्षा क्या करेंगे सर? ओके, मैंने, क्योंकि कार्यक्रम का एक फॉर्मेट है जिसमें 1.5 मिनट रहते हैं, लेकिन आज पर्व का दिन है, राष्ट्रीय पर्व का दिन है। मैं नहीं चाहता आज आप लोगों को मैं ज़्यादा रोकूं, मैं चाहता हूं अपनी बात आप रखें, क्योंकि देश में संविधान है और देश में डेमोक्रेसी है। तो मैं आज समय सीमा तोड़कर भी आगे गया, क्योंकि जैसा मैंने कहा आज राष्ट्रीय पर्व का दिन, उसी तरह से गोपाल कृष्ण जी को भी पूरी स्वतंत्रता है, वो भी अपनी बात अपने हिसाब से रखें। जो आरोप जो है संदीप जी ने लगाए, गोपाल जी। देखिए, ये जो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, यह केवल अपना पॉलिटिकल एजेंडा लागू करने का काम करा है इन्होंने इतने साल। देश में ज्यादातर समय में सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी जब ये बात कहती है कि संविधान की हालत बुरी है, तो उसकी जिम्मेदारी इनकी है। सबसे बड़ा संविधान की हत्या 42वें और 44वें अमेंडमेंट के अंतर्गत हुई थी। इमरजेंसी, हम जानते हैं इमरजेंसी को किस तरह लागू किया गया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद पूरे संविधान को जो बदल दिया गया, अपने हिसाब से चला दिया गया, और जिस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए काम किया, वो पूरी तरह से संविधान की हत्या करने का काम उन्होंने किया। वो तो यहाँ की देश की जनता जागरूक थी, और पूरा जो संघ परिवार है और उस जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस समय, उन लोगों ने पूरी तरह से संघर्ष करके प्रजातंत्र को पूरी तरह से बहाल किया। और इस देश का गौरव है, स्वाभिमान है, जिसने इंदिरा गांधी को इस सत्ता से हटाया, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म वाली बात, कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता की। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होकर कहते हैं कि माइनॉरिटी का इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। शाहबानो केस के अंतर्गत दोबारा इन्होंने जिस तरह संविधान की हत्या की, सेकुलरिज्म, जिस धर्मनिरपेक्षता की बात ये करने के प्रयास करते हैं, उसकी हत्या शाहबानो के केस में हमने देखी। तो यह पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति करने वाले और सांप्रदायिकता को देश पे फैलाने वाले, कितने दंगे इस देश में हुए इनके कार्यकाल में, किस तरह हर जगह अराजकता, दंगे, नक्सलवाद, जो टेररिस्ट अटैक, जिस तरह से सीमाओं पर हमारी सेनाओं के बलिदान और शौर्य को इन्होंने टेबल पे शिमला समझौते के अंदर पूरी तरह से नगण्य करके उसको वापस कर दिया। तो यह संविधान की रक्षा के नाम पे केवल पॉलिटिकल एजेंडा चलाने वाले, संविधान की भावना को भी पूरी तरह से नकारने वाले। अंबेडकर जी को इन्होंने उनका सम्मान नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस को जो ड्यू रिस्पेक्ट था वो नहीं दिया, जिस तरह से सरदार पटेल का अपमान इन्होंने किया, और अब जिस तरह से संवैधानिक जो संस्थाएं आज भी उनके ऊपर किस तरह अटैक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, कोई इनके खिलाफ कोई उनका फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट बेकार है। इलेक्शन कमीशन इनके मन से नहीं चल रहा तो इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन का संस्थान खराब है। पार्लियामेंट में जिस तरह का डिसरप्शन करते हुए कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं।
तो ना और कितने बार इन्होंने संविधान के 356 धारा का दुरुपयोग किया है। 90 से ज्यादा टाइम इन्होंने प्रदेश सरकारों को निरस्त किया है। तो पूरी ये संविधान को अपने हिसाब से डिफाइन करके केवल इनके लिए लाल किताब अंदर से खोखली रखते, खाली कागज और ऊपर से लाल किताब दिखा के हम संविधान के रक्षक हैं। संविधान के रक्षक हो तो इन बातों के लिए माफी मांगो, जवाब दो। क्यों आपने सांप्रदायिकता इस देश में फैलाई? क्यों संवैधानिक संस्थाओं को आप लोग पूरी तरह से नकार रहे हैं? क्यों आपने 44 और 42 अमेंडमेंट नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया? ये सारी बातों का जवाब नहीं है। और आज देखिए, मैंने शुरू में ही कहा विकास चल रहा है तो इन्हें उसमें बुराई लग रही है। मैंने शुरू में ही कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जाहिर सी बात है अपना एजेंडा, और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करने का, एक दूसरे पर आरोप लगाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये लड़ाई संविधान के नाम पर क्यों? क्या संविधान के नाम पर क्या बेसिक जो है, क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों में जो है वो मतभेद हैं संविधान के नाम पर? समझने की जरूरत है। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। पर संदीप त्रिपाठी जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही। आपने कहा धर्मनिरपेक्ष तो डिफाइन हुआ है, और धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द है, सही शब्द उसको कहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, आप उसको अंग्रेजी में आप कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो पंथ निरपेक्ष शब्द है। और मेरे पास संविधान की दोनों प्रस्तावनाएं हैं। तो मेरा मूल सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो डिफाइन है कि भारत पंथ निरपेक्षता से चलेगा। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंदर डिफाइन था। फिर ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये जो प्रस्तावना थी, जो उनके नेतृत्व में जो प्रस्तावना तैयार हुई, इसको तो कांग्रेस ने बदला। आपने प्रस्तावना ही पूरी की पूरी बदल दी। और प्रस्तावना में क्या जरूरत थी ये शब्द धर्मनिरपेक्ष की? इसमें तो ना धर्मनिरपेक्ष है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की प्रस्तावना है, ना इसमें समाजवादी शब्द है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये तो इंदिरा जी की प्रस्तावना हुई ना। तो बदलाव तो सभी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए सर, अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून के सामने सभी की समानता होगी, पहली चीज। फिर अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव निरोध होगा। और अनुच्छेद 25 और 28 ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो जाहिर सी बात है कि हम धर्मनिरपेक्ष, तो अंबेडकर जी ने कहा, हमने सिर्फ शब्द डाला, उसकी आत्मा में तो पहले से वो चीज थी। सर, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, सुनिए ना मैं बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं तो यही तो कह रहा हूं मैं कि संविधान में वो लिखा था, उसको डिफाइन करके गए थे अंबेडकर जी। फिर आपको प्रस्तावना बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? यही तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, सुनिए ना, आपके माता पिताजी ने आपका नाम रखा संदीप त्रिपाठी, ठीक है ना? उसके बाद संदीप त्रिपाठी को हर साल अपना नामकरण दिवस मनाने की जरूरत क्यों है? और संदीप त्रिपाठी, जब माता पिता ने 25 साल, संदीप त्रिपाठी जब 25 साल के हो जाए तब वो अपना नामकरण करेंगे कि आज मेरा नामकरण दिवस है, मेरे माता पिता ने संदीप, आज मैं दोबारा अपना नाम संदीप त्रिपाठी रख रहा हूं। फिर 30 साल के हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे आज मैं अपना नामकरण दिवस कर रहा हूं क्योंकि मेरे माता पिता ने संदीप त्रिपाठी रखा, मैं अपना नाम आज संदीप त्रिपाठी रख रहा हूं। तो सर, जब भावना है तो इसमें डालने की ये मूल जो प्रस्तावना है उससे छेड़छाड़ करने की जरूरत क्यों हुई? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं जी। देखिए, दो बातें समझिए अशोक जी। पहली चीज तो मैंने कहा कि ये सारी चीजें उसकी मूल भावना थी, हमने सिर्फ शब्द के रूप में उसको अंकित किया। उसकी वजह यह थी कि वो संविधान का सांप्रदायिकरण जिस तरीके से उस समय कर रहे थे, उसको करने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने उसको ओपनली किया। और ये गया केस कोर्ट में। कौन कर रहा था? आप अरे सुन लीजिए, जनसंघ कर रहा था, जनसंघ, आपके पितामह वाली पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली। अब अग्रवाल जी, सर इनको शांत कराइए सर। आप कम से कम गणतंत्र दिवस के दिन, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि उस समय जो धर्मनिरपेक्षता जिसको आप डिफाइन करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा था, कौन कर रहा था उस समय? अरे मैं यही बता रहा हूँ। अब देखिए, केशवानंद भारती जी इसको कोर्ट में ले गए, एक नाम यही लिख लीजिए, कोर्ट में लेके गए ना। उनकी ये भावना थी कि ये ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने हटाया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना ना उसको? सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या हम लोग? नहीं है ना कानून के जानकार हैं। उससे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उसको माना क्या? गोपाल जी, एक मिनट, गोपाल जी उनकी बात पूरी हो जाए। गोपाल जी, एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए, एक एक करके गोपाल जी। उसके बाद फिर अग्रवाल जी के तरीके से एक लोग उठ के गए 1994 में। सुनिए ना सर, फिर 1994 में भी जाते हैं, या सार्वभौम जी
तब भी वो संविधान का, इसका मतलब अपने ना हम गैर संवैधानिक काम नहीं किए थे, पहली चीज समझिए। मतलब नहीं था। सुनिए सर, एक एक करके बोले प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोले, हम समझ पाएंगे कम से कम आज। सुनिए ना सर सुनिए, सांप्रदायिक चेहरा है। एक मिनट रुकिए सर, रुकिए एक मिनट, संदीप जी आप भी रुकिए, गोपाल जी देखिए, मैंने पहले कहा आज राष्ट्रीय पर्व, एक मिनट सर, मैं कह रहा हूं आज राष्ट्रीय पर्व का दिन है, कम से कम आज हम मतलब टेलीविजन पर इस तरह से लड़ते हैं, वो भी संविधान के नाम पर। ठीक है, संविधान के नाम पर जो है डिबेट होती है, होनी चाहिए, डिफरेंसेस अगर हैं तो उस पर डिबेट भी खुलकर होनी चाहिए, लेकिन आज हम उस पर लड़े, थोड़ा सा मुझे आज थोड़ा सा ये ठीक नहीं लग रहा। एक एक करके अपनी बात रखिए, गोपाल जी अपनी बात रखिए, फिर मैं संदीप, एक मिनट यार, गोपाल जी रुक जाइए, संदीप जी की बात पूरी हो जाए। संदीप जी 30 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए, फिर गोपाल जी रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए जी, तो ये सारे सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस देश का जो है संसद के बाद संसद कानून बनाता है, उसके इम्प्लीमेंट से लेके सारा काम सुप्रीम कोर्ट का है, वहां से ये प्रमाणित चीज है। तो हम आप ये कहें कि नहीं गलत हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बार मामला गया और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की बात करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने जो है अग्रवाल जी से पॉइंट टू पॉइंट कर्तव्यों का, अधिकारों की बात करूंगा तो इनका कपड़ा उतर जाएगा। मैंने इसीलिए कहा कि आज मैं 26 जनवरी के दिन नहीं बात करूंगा। मैं कर्तव्यों की बात, आप कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हो, तो अधिकार क्या बचाओगे लोगों के? आपने एक भी पॉइंट का जवाब नहीं दिया। आपने कहा शिमला समझौता कर लिया, तो भाई नरेंद्र सरेंडर क्यों हो गया? सर अब रुकिए, गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए सर प्लीज, एक एक करके। गोपाल जी देखिए अशोक जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं। संदीप जी ने कहा कि ये जो केशवानंद भारती केस है वह धर्मनिरपेक्षता और उसके पंथ निरपेक्षता के कारण इन्होंने उसमें सेक्युलरिज्म वर्ड जोड़ा, जबकि वो केस केवल ये था कि फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने का अधिकार पार्लियामेंट को है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है, फंडामेंटल राइट्स। दूसरी बात, इन्होंने ये केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए इमरजेंसी लेके आए थे, और इमरजेंसी के अंदर इन्होंने यह जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, धर्म की पॉलिटिक्स करते थे, उसको जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के ये जो उसमें बदलाव किए संविधान में। फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने खत्म करने का इंदिरा गांधी ने प्रयास किया, और इससे बड़ा संविधान में कुठाराघात और क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बचाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स खत्म करने का अधिकार नहीं है। इन्होंने 42 और 44वें संशोधन के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने का इंदिरा गांधी ने प्रयास किया था। तो यह फैक्ट हमारे सामने है। इमरजेंसी का मैंने बताया, शाहबानों का बताया, इनका जवाब दीजिए ना। संविधान पे कुठाराघात तो बार बार आप कर रहे थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट एक बात है जो अभी जो संविधान की हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, और अभी संदीप त्रिपाठी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम है, और अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो फिर जो है वो आप अदालत की अवमानना करते हैं, फिर तो एक तरह से संविधान की भी अवमानना है। तो सवाल तो संदीप जी ये पूछा जाएगा कि भाई आखिर राजीव गांधी ने क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था? जी मुझे जी बिल्कुल, तो आखिर क्यों शाहबानो केस के अंदर, और शाहबानो केस में गरीब मुस्लिम महिला, उसको अधिकार है ना, उसको तो ये अधिकार है, उसको तो मानवीय आधार पर उसको उसके साथ खड़े रहना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत कहती है कि हाँ ये गुजारा भत्ते की हकदार है, और उसके बाद राजीव गांधी उसको अमेंडमेंट कर देते हैं, अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है ये? दो मामले आप समझिए। आप जो है बानू का जिक्र कर रहे हैं, उसमें राजीव गांधी जी ने पलटा, संसद में कानून बनाकर पलटा। हमने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि संसद कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है, तो उन्होंने संसद का उपयोग किया। क्या संसद कानून नहीं, मैंने ये कहा अपने वक्तव्य में, मैंने कहा कि संसद कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था है। उन्होंने कानून बनाकर उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उसी तरीके से परिवर्तन किया। जैसे अभी SC/ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? इसी मोदी सरकार में, मोदी सरकार को लगा नहीं इससे भारत का माहौल खराब हो जाएगा, और उन्होंने संसद में संदीप जी एक मिनट संदीप जी प्लीज सुनिए, एक मिनट सुनिए, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। उससे पहले एक बार आप कहते हैं कि नहीं, कानून बनाने का अधिकार संसद को है,
ठीक है, उस वक्त की जी। परिस्थितियां देखते हुए कौन सी परिस्थितियां थी कि एक बुजुर्ग महिला से गुजारा भत्ता उसका छीन लिया गया। 80 रुपए, कितना गुजारा भत्ता था? 80 रुपए। 80 रुपए उस महिला को गुजारा भत्ता ना मिले, उसके लिए संसद जो है अध्यादेश लाकर कानून बना, और आप कह रहे हैं कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो अगर इसी आधार पर मैं ये कहूं कि कानून बनाने का अधिकार तो इस संसद को भी है जिसने नागरिकता संशोधन कानून बनाया, तब तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं सड़कों पर आ जाइए। तब आपकी पार्टी के नेता खड़े होकर कहते हैं कि आर पार की लड़ाई का वक्त है। तो अगर नागरिकता संशोधन कानून जिसका वादा जो है महात्मा गांधी ने किया था, जिसका वादा पंडित नेहरू ने किया था, और उस वक्त जो है अगर उस वादे को पूरा करने के लिए सीए लाया जाता, तो आप कहते हैं कि आर पार की लड़ाई है। तब आप नहीं कहते। फिर से कह रहा हूं, आपने कहा संसद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। जब संसद ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, तो प्रियंका जी कहती हैं कि संसद कौन होती है ऐसी टिप्पणी करने वाली? तो पहले आप लोग तय कर लीजिए कि संसद सर्वोच्च है, संसद की क्या भूमिका है, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है। और अगर उन सभी भूमिकाओं को आप सर्वोच्च मानते हैं तो सवाल यह कि उसका पालन करते हैं। आपको तमाम आईने में दिखा सकता हूं जहां आपकी पार्टी ने संसद के जो है कानूनों का उल्लंघन किया, जहां उसको आपने विरोध किया, या ऐसे भी दिखा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका उल्लंघन। संवैधानिक संस्थाओं की तो मैं बात ही नहीं करता। अभी बोलिए जी। देखिए, मैंने कर्तव्य में कहा और उसके बाद एक अधिकार की बात, अब आपने कहा तो अधिकार की बात कर लेते हैं। सर, जो है हमको संविधान ये अधिकार देता है कि संसद में बनाए हुए किसी कानून, अगर हमको ये लगता है कि हम उससे सहमत नहीं है क्योंकि वो बहुमत के आधार पर चलती है, तो हम जो है शांतिपूर्वक उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये संविधान हमें अधिकार देता है। अच्छा। कहीं और से अधिकार हम लेके नहीं आते हैं। आप अधिकारों में देख लीजिए, 5 अधिकारों में वो भी एक अधिकार है, या शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। एक मिनट संदीप त्रिपाठी, एक मिनट संदीप त्रिपाठी सुनिए। आज मैं बहुत आराम से बहस करने के मूड में हूँ। आज मैं मैं नहीं चाहता कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी डिबेट है। नहीं सुनिए सर, कोई नहीं, अभी आपने कहा अधिकार, मतलब लोगों को अधिकार है, लोगों को संसद का कानून पलटने का अधिकार किस तरह से है? क्या आर पार की? नहीं, एक मिनट, मैं फिर से कह रहा हूं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शब्द क्या थे? आर पार की लड़ाई का वक्त है। मैं कहता हूं कि आर पार, घर में बैठने वाला कायर होगा। और सड़कों पर जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, क्या देश की संविधान में या कहीं कानून में लिखा है? संविधान तो यह कहता है, और कानून सुप्रीम कोर्ट का कानून है, कि आप किसी भी कार्यक्रम के लिए 1/4 से ज्यादा रोड को नहीं रोक सकते। शाहीन बाग बनाया गया, कांग्रेस के नेता वहां गए, वहां एक एम्बुलेंस जा नहीं सकती थी, एक गरीब आदमी वहां अपना ठेला नहीं लगा सकता था। तब संविधान और संसद के कानून की याद नहीं आई, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून की याद नहीं आई। देखिए, शाहीन बाग इसलिए हुआ क्योंकि शाहीन बाग में आपने लोगों को कैद कर दिया, वैसे ही जैसे किसानों को आपने बैरिकेटिंग लगाकर कैद कर दिया, तो वहीं पर कैद कर लिया। अब बिल्कुल सर, क्या किसानों के साथ क्या हुआ था? कितनी बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई थी, अपने लोगों को कैद कर लिया। बैरिकेटिंग लगाकर, बैरिकेटिंग नहीं, सरकार ने कैद किया, सरकार ने कैद किया शाहीन बाग में। शाहीन बाग सरकार ने कैद किया सर, वहां जाकर वहां कैद कर लिया। वो लोग शाहीन बाग में नहीं, शाहीन बाग में वो कैदी थे जो नारा लगा रहे थे, जो बच्चों से नारा जो नारा लगा रहे थे, हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी। वो क्या, वो गुलाम थे, अंग्रेज उनको हुकूमत कर रहे थे कि उनको जिन्ना वाली आजादी चाहिए। वहां के बच्चों के वीडियो आज भी मेरे मोबाइल फोन में, आप कहेंगे तो आपको अभी भेज दूंगा, जहां वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बच्चों से कहलवाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गर्दन काट देंगे। ये कौन सा संविधान था? ये कौन सा तरीका था? ये कौन से मौलिक कर्तव्य थे कि आप देश के प्रधानमंत्री की गर्दन काट, या ये कौन से मौलिक अधिकार थे? ये कौन से अधिकार थे प्रधानमंत्री की गर्दन काटने के अधिकार? कौन सा संविधान देता है गर्दन काटने का अधिकार? सर, हिंसा का समर्थन कांग्रेस ने कभी नहीं किया। रही बात जिन्ना की, जिन्ना से हमने सर चुनाव लड़ा है। सर मेरी बात सुनिए, संदीप जी मेरी बात सुनिए। जब वो बच्चे नारा लगा रहे थे, उनके सामने सलमान खुर्शीद
कांग्रेस के नेता की मौजूदगी में और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में आजादी के नारे लगे। ये कौन सी, मैं फिर से कह रहा हूं सर, सवाल ये नहीं है, मैं आज इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कभी संविधान की आड़ में, कभी सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, सर ऐसा नहीं करें हम। मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन संविधान को अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर देना। कभी संसद के कानून जो है सर्वोच्च है, कभी संसद के कानून को पब्लिक उठा के फेंक सकती है। सर ये तो नहीं हो सकता ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। सर ऐसा नहीं होना चाहिए ना देश में। संविधान को माने तो संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट को माने तो सुप्रीम कोर्ट को माने, और नहीं मानना तो कह दे कि भैया हम तो सड़क पे आंदोलन को सर्वोच्च मानते हैं। तो फिर बता दीजिए संविधान में कहां लिखा है सड़क पे जो आंदोलन होगा वो सर्वोच्च होगा। मैं चाहता हूं कि 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करके, और भी आपके साथी हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आज उनके अधिकारों बिल्कुल मुझे और भी मेहमानों के पास जाना। जी 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। सर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सड़कों से न्याय होगा, लेकिन सरकार, वही संविधान हमें अधिकार देता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उस प्रोटेस्ट को किया जाना चाहिए। वो भाजपा भी करती रही है, जो भी विपक्षी दल रहे, जब सहमत नहीं होते रहे। अभी बात आई आपातकाल की। आपातकाल संविधान प्रदत्त अधिकार है और संविधान के द्वारा लगाया गया था। आपातकाल को तो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ संवैधानिक अधिकार था, अन्यथा जो इंदिरा जी जेल चली जाती है अगर गैर संवैधानिक कार्य होता तो। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि उसकी खिलाफत के लिए वही संविधान आपको अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्वक उसकी खिलाफत कर सकते हैं। संसद से पास कानून ओके शांतिपूर्वक आंदोलन जो है, सत्याग्रह करने का, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार इस देश में सबको है, लेकिन देश में दंगे करने का अधिकार नहीं है। फिर से कह रहा हूं, फिर से ना आप सुनिए सर, एक मिनट मुझे ब्रेक लेना, एक मिनट मुझे ब्रेक लेना। फिर से कह रहा हूं, आपको इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गर्दन काटने का, ये बयान देने का भी आपको अधिकार नहीं है। आपको जिन्ना वाली आजादी कहने का अधिकार नहीं है, आपको आर पार की लड़ाई कहने का अधिकार नहीं है। ये कहीं अधिकार नहीं दिया, किसी संविधान ने अधिकार नहीं दिया। और सर एक मिनट सर प्लीज सर, आप मुझे बोलने दीजिए सर, मैंने आपको रोका नहीं, सुनिए। और आपने अभी कहा मौलिक कर्तव्यों की बात करी। सर मौलिक कर्तव्यों में 8वां कर्तव्य पढ़ा है आपने? 8वां कर्तव्य क्या कहता है? 8वां कर्तव्य पढ़ा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मैं बता देता हूं, एक मिनट रुकिए सर, मुझे ब्रेक लेना है, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। संविधान में जब कर्तव्यों की बात, आपने कर्तव्यों से शुरू करी, तो सर 8वां कर्तव्य ये कहता है सभी नागरिकों पर देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का कर्तव्य होगा, दायित्व होगा। तो मेरा सवाल यह है कि एक ऐसा गुंडा मवाली किस्म का नेता सड़क पर खड़े होकर पब्लिक के बीच ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देना चाहिए, हाँ, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में उसको जो है, जिसको अभी आप सर्वोच्च कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट उसको जमानत नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट में उसका मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर ऐसा कहने वाले को 1 साल तक जो है उसको जो है जमानत याचिका लगाने का अधिकार नहीं होगा। तब सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आता आपको, तब संविधान याद नहीं आता आपको, तब आप कहते, तब आप शर्जील इमाम, ये जो उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, तब आप लोग, आपके नेता उनके समर्थन में खड़े हो जाता, तब आपको संविधान नहीं याद आता, तब आपको मौलिक कर्तव्य याद नहीं आते कि भैया आज मेरा मौलिक कर्तव्य है इस देश की एकता और अखंडता को जो है वो कोई आंच ना आए। ये सब चीजें मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं सिर्फ आज आईना दिखाने का काम करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर नागरिक की आवाज में गणतंत्र की ताकत है। भारत का हर कदम विश्वास और प्रगति की ओर बढ़ता है। आइए विश्वास और आश्वासन के साथ हम मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, taste of India। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं?
मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांताबाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। बर्फी। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं संविधान की दुहाई फिर क्यों है लड़ाई। सभी पार्टियां सभी नेता संविधान की दुहाई देते हैं, पर सवाल यह है कि अगर संविधान की दुहाई तो फिर सबको संविधान अगर प्रिय है, सब संविधान की मूल भावना का आदर करते हैं, तो फिर संविधान के नाम पर यह लड़ाई क्यों है? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय चड्ढा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो है संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं बार बार, लेकिन बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। बार बार वो जुड़ रहे हैं और उसके बाद उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, संविधान पर ये लड़ाई क्यों? देखिए अशोक जी, संविधान को बदलने की बात 2024 से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अयोध्या फैजाबाद से यल्लू जी ने कही। मेरठ के जो वर्तमान सांसद हैं अरुण गोविल साहब का और भारतीय जनता पार्टी के 2-4 नेताओं ने कहा। और जब जब इस देश में संविधान को बदलने की बात आती है, जनता जवाब देती है और 2024 में भी उसका ठीक ठाक जवाब देश में भी दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी दिया गया। 400 पार करने वालों को 240 पे लाया गया और 80 के 80 वालों को 35 पे लाया गया। ये इस देश के लोगों का जवाब है जो संविधान पर अटूट विश्वास करते हैं। उनमें हम भी, आप भी और सभी लोग शामिल हैं। और रही बात, मैं दूसरी बात आज कहना चाहता हूं, आज संविधान की क्या हालत। अगर कोई पुलिस का अधिकारी गोली चलाता है और जज फैसला देता है कि उनको FIR लिखी जाए, तो ये गिफ्ट मिलता है उस जज को कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बच्चे की जो आगे की शिक्षा मौलिक अधिकार है उसका भी हनन किया जाता है। और जो पार्टी हिंदुत्व का ठेका लेकर आज कहती है कि हिंदू खतरे में कहकर पार्टी सत्ता में आती है, आज उसके शासन में जो लोकतांत्रिक अधिकार है या एक संवैधानिक अधिकार है एक शंकराचार्य जी का कि वो स्नान करें, उनका मौलिक अधिकार भी है, उसका भी हनन ये सरकार करती है। पूरा देश देख पाता है। और इस प्रकार एक शासक वर्ग अहंकार में उनपे हमले करवाता है। किस प्रकार का वहां वातावरण चल रहा है। और अभी अभी जब मैं आपकी डिबेट पर आया तो ये देख पाया कि एक PCS अधिकारी कह रहा है कि मेरे को ब्राह्मण जाति होने की वजह से सरकार द्वारा कुचला जाता है और मेरे वो रेजिग्नेशन देता है। और अभी वो नई न्यूज में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कह रहा है कि मुझे DM कार्यालय में 2 घंटे बंधक बनाया और वो शीर्ष अधिकारी है, ऐसा नहीं कि एक साधारण कर्मचारी है। ये इस हालात में देश चल रहा है। और फिर हम ये ना कहें कि संविधान खतरे में। हम ये देख पाते हैं कि सरकारें हमने पता नहीं कितनी सरकारें अपने सामने बनती हुई देखी, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक मुख्यमंत्री, एक राज्यपाल और एक दूसरा दल का नेता रात के अंधेरे में सरकार बनाते हुए हम लोग देखते हैं। और जिस प्रकार एक पूरे देश में वातावरण बना है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर एक वॉशिंग मशीन नई लेकर आए हैं, उसमें उसको धो देंगे। और निश्चित तौर पे जितने अभियोगी लोग थे, जितना भारतीय जनता पार्टी ने अभियोग लगाया, वो साफ होकर इस देश में घूम पाते हैं। और ED का इस्तेमाल,
सीबीआई का इस्तेमाल तो ये करते ही अपने विरोधियों पर, अब तो ये डाटा चोरी करने के लिए भी कर रहे हैं। ये भी किसी राजनीतिक दल का अधिकार क्षेत्र होता है कि वो अपने डाटा को संभाले। ये भी देश और प्रदेश देख पा रहा है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, ये समाजवाद और ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इससे तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत कभी छुपी नहीं। अब अनुमान अभी भी ये इसको बदलने की बात बार बार कहते रहते हैं। और ये लड़ाई निश्चित तौर पर हम समाजवादी लोग, आदरणीय नेताजी हो, अखिलेश जी हो, माननीय अखिलेश जी हो, सब हम लोग लड़ने का काम करता है। और जब तक हमारी सांसें हैं, हम समाजवादी लोग इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। इस देश का मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, क्या गोपाल कृष्ण जी अगर जुड़े हैं तो उनको दिखाइए, क्योंकि कई सवाल जो उठाए गोपाल जी जवाब देंगे उनका। गोपाल जी, मैंने सुन नहीं पाया, आप प्रश्न एक बार जो अच्छा ओके, मैं एक मिनट रुकिए, आप सुन नहीं पाए, मैं अभी आता हूं। मेरे दो सवाल आपसे हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। आपने अभी कहा आपकी नजर में देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है कि नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सारे कई बातें आप ये देखिए ना, अभी जो जज ने फैसला करा, देश देख पा रहा है कि सर सुनिए ना, मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है सर। मैंने यही सवाल जो है मैंने संदीप त्रिपाठी जैसे भी पूछा। जब उनको सूट करा तब उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, जब उनको सूट नहीं करा तो उन्होंने कहा नहीं पब्लिक को भी अधिकार है, जब उनको सूट करा तो उन्होंने मौलिक अधिकार की बात की, जब उनको सूट करा तो उन्होंने अपने अधिकारों की बात की। मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है संविधान के तहत? मैं बिल्कुल आपको बोलता हूं, इस देश का संविधान हमारे लिए सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च है ना सर? तो सुनिए तो सर, मेरी बात सुनिए सर प्लीज। मैंने आपसे सवाल पूछा, मेरा एक रिएक्शन। वो पूज्य संत हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके शंकराचार्य होने ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शंकराचार्य नहीं है, ठीक है? तो अब यहां पर मैं क्या मानूं, आप सही हैं या कौन सही है? पहली बात वो शंकराचार्य, अब मैं समाजवादी पार्टी को सही मानूं, कांग्रेस को सही मानूं, उन पूज्य संत जी को सही मानूं या सुप्रीम कोर्ट को सही मानूं? मेरे सामने दुविधा ये है। अब आप बता दीजिए मुझे, कोई आदमी कहे कि मैं शंकराचार्य हूं, सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं आपका पट्टाभिषेक नहीं हुआ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मानूं या उन शंकराचार्य या उन साधु संत को मानूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्म जो है वो राजनीति और न्यायालय का विषय नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। आपके जो गुरुजन है, ये पगड़ी है, वो सिस्टम है, परंपरा सिस्टम है। ये हिंदू समाज में परंपरा का आज उनको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि शंकराचार्य जी जो प्रश्न कर रहे हैं गायों का, क्योंकि ये बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले लोग वो उठा रहे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का। ये सबसे ज्यादा, ये तो क्लियर हो चुका है पूरे देश में कि सबसे ज्यादा चंदा बीफ कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने लिया। इनके बहुत सारे नेता, मैं उत्तर प्रदेश के नेता का नाम कहूंगा तो मैं सरेआम ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। वो बीफ कंपनी मैं उनका हिस्सेदारी थी। तो निश्चित तौर पे आज जो दिक्कत हो रही है ये उनके उठाए हुए प्रश्नों से। ओके सर, मैं अब मेरा एक छोटा सा रिएक्शन भी गोपाल जी बीफ वाले पर, क्योंकि वो उन्होंने सुना होगा और रिस्पॉन्ड करेंगे। सर आपने कहा कि धर्म के मामलों में तो धर्म होता है, तो सर शंकराचार्य की मान्यता जो है वो काशी विद्युत परिषद जो और संत लोग के उससे शंकराचार्य होते, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और सुनिएगा कि ये धर्म कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये धर्माचार्य कह रहे हैं, सभी धर्माचार्य कह रहे हैं। क्योंकि आपने शंकराचार्य जी का मुद्दा उठाया, मेरा आज का वो मुद्दा नहीं था, लेकिन आपने सवाल उठाया तो इसीलिए बता रहा हूं। सभी धर्माचार्य कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या में कोई भी व्यक्ति जो है वो पालकी या बग्गी या शाही सवारी में स्नान करने नहीं जाता। ये धर्म कहता है। सिर्फ कुंभ में शाही सवारियां जाती हैं, कुंभ के अलावा शाही उसमें कोई नहीं जाता। तो ये तो शंकराचार्य की बात हुई। अब रुकिए एक मिनट, गोपाल जी को ले लूं क्योंकि बड़ी देर से बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। और मुझे अच्छा लग रहा है सर, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आज समाजवादी पार्टी कह रही है कि धर्म जो है, धार्मिक मामलों में जो है वो अदालत से ऊपर धर्म है। मुझे अच्छा लगा और इसीलिए मैं कहता हूं भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो मथुरा में हुआ, ये कोई कोर्ट नहीं तय करेगी। बड़ा अच्छा लगेगा अगर समाजवादी पार्टी कहे कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, जैसे भगवान राम की जन्मस्थली पर भगवान राम का भव्य मंदिर तय हुआ। ये कोई कोर्ट तय नहीं करेगी। अगर ये बात समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सब लोग मिलकर कहें तो मुझे लगता है इस देश में इससे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का
कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। अब रुकिएगा, मुझे गोपाल जी और उसके बाद मुझे संजय जी को भी लेना है। 1 मिनट आता हूं सर। गोपाल जी बोलिए, आप लोग भाई जो है आपने सुना होगा भाई बीफ के मामलों में सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिलता है, आपके जो नेता हैं उनकी पार्टनरशिप है, कई तरह के आरोप जो हैं वो यहाँ पर प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने लगाए। देखिए, सबसे पहली बात कि यह जो बात इन्होंने कही, तो समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में जिस तरह से जनता की भावनाओं को आहत किया और लाखों लोगों को के ऊपर गोलियां चलाई और कितने लोग मारे, ये सब एक एक करके जोशी जी प्लीज, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्लीज, आज सुनिए ना, आज सबका सुनिए ना, अभी आप मौलिक अधिकारों की बात नहीं सुनिए जोशी जी, ऐसे नहीं जोशी जी प्लीज, जोशी जी आज मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं किसी का माइक बंद कर रहा हूं। डेमोक्रेटिक अधिकारों का सबका नहीं जोशी जी सुनिए, जोशी जी आपने सब कुछ कहा, जोशी जी आपने सब कुछ कहा, कोई आपके बीच नहीं बोला। जोशी जी ऐसे नहीं, बंद कर दिए, आवाज बंद करिए आप। जोशी जी ऐसे नहीं होगा, जोशी जी ऐसे नहीं होगा, बंद करिए आवाज प्लीज, बंद कीजिए। मैं आज ये नहीं करना चाहता था जोशी जी, लेकिन ये नहीं हो सकता ना कि आप बीजेपी पे आरोप लगाएं और बीजेपी चुपचाप सुने, जब बीजेपी उसका जवाब देने लगे तब भी आप उस पर बीच में बोले, ऐसे नहीं हो सकता ना। इतनी तो डेमोक्रेसी हमारे खून में होनी चाहिए ना कि हम सामने वाले को सुन सकें। गोपाल कृष्ण जी बोलिए, फिर उसके बाद मुझे संजय चड्डा जी के पास जाना है, बहुत देर हो चुकी है जी। ये जो इलेक्शन को देख के धर्म बदलते हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे हिंदू धर्म हो गए, बाद में ये माइनॉरिटी और मुस्लिम अपीजमेंट की बातें करने लग गए, जनेऊधारी हो गए, शिव भक्त हो गए। अरे आपने अब ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट धर्म के ऊपर है, तो फिर आपने क्यों जनता की आवाज को दबाते हुए अयोध्या में राम मंदिर में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई? इसका जवाब है आपके पास? क्यों नहीं, वो कह रहे हैं नहीं, वो बीफ पर आई है, वो कह रहे हैं कि बीफ के एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिलता है। ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा इनके पास प्रमाण नहीं है। ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं वो बिना किसी तथ्यों के आधार पे। अगर आज उत्तर प्रदेश में आप जिस तरह से गौ संवर्धन का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हर जिले में गौशालाएं बन रही हैं, गौशालाओं के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ उनकी रखरखाई और इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं कर रही है। और सड़कों पे आज जो गायों का और जिस तरह से वहां विचरण होता था पहले, उस सबको पूरी तरह से चलिए मुझे संजय चड्डा जी के पास जाना है, क्योंकि हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान विशेषज्ञ हमारे बीच बैठे हैं और 1/4 कार्यक्रम हो चुका है, मैं उनके पास गया भी नहीं, माफी के साथ संजय चड्डा जी आपके पास आ रहा हूं। संजय चड्डा जी, संविधान की मूल भावना जो है, आपको लगता है कि उसका हम पालन कर रहे हैं देश में? मतलब दो तरह की चीजें, एक तो पॉलिटिकल पार्टियों की बात है, दूसरा मैं कहता हूं नागरिकों की भी बात है। हम नागरिक भी जो हैं, क्या संविधान की मूल भावना का हम लोग अनुपालन कर रहे हैं? देखिए अशोक जी, अगर मैं हृदय से कहूं तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन मैं एक लॉ का बिल्कुल नहीं करते हैं। कई बार हम वायलेशंस देखते हैं। समानता का अधिकार, जो पांच छह चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अधिकार अगर मैं कहूं कि राइट टू लाइफ जो सबसे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, अगर हम राइट्स की बात करें, 3 गोल्डन राइट्स हम लोग बोलते हैं, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, राइट समानता का अधिकार 14 और बोलने की आजादी। क्या ये अधिकारों का ही मैं सिर्फ जिक्र करूं, सिर्फ यही छोटी सी जिसे सबसे सूक्ष्म बात अगर मैं कहूं उसको भी लेकर करूं, तो उसकी भी वायलेशंस के हम न जाने कितने उदाहरण अपने बीच पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पे तो ये मैंने अपनी बात आपने पूछा तो बताया। लीगली स्पीकिंग ये तीनों सबसे अहम और गोल्डन राइट्स हैं जो हमारे हर व्यक्ति को दिए गए हैं, और इन दो जो 3-4 फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हीं के बस पे आज हमने 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिसकी वजह जो हमारा है उसमें 4 चांद हमारे लगते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और 2 और बड़े अहम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स हैं जो हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जिसके माध्यम से अगर कहीं पे भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप
न्यायालयों में, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की और उनको अपने जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं उनको ले सकते हैं। तो अगर हम देखें कि क्या हो रहा है, अब कई सारी बातें हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है। नहीं, लेकिन संजय जी, पॉलिटिकल पार्टियों में ये संविधान के नाम पे झगड़े क्यों चल रहे हैं भाई? संविधान के नाम की पूरी लड़ाई क्यों चल रही है इस देश में? देखिए, सीधी बात यह है कि क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ इशू सामने आ जाता है, तो कई बार हमने देखा है कि सही होते हुए भी, सही मुद्दों पे भी चलते हुए भी उनको उठाया जाता है, उनको समक्ष रखने का प्रयास किया जाता है और कहा जाता है कि ये वायलेशन हो रही है। अरे भाई, जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं, आप उनको एक तो बता दीजिए ना किसका वायलेशन हो रहा है। अगर आप बता रहे हैं तो स्पेसिफिकली बी स्पेसिफिक। और अगर वायलेशन हो रहा है तो आप टेलीविजन पे, आप मीडिया में क्यों जा रहे हैं? किसके लिए? ये इसी संविधान ने ही तो ये न्यायालयों की स्थापना की है। क्यों नहीं उठ के आप न्यायालय के समक्ष चले जाते? कौन रोक रहा है? कौन सा प्रोविजन है जो आपको रोकता है कि इस चीज की वायलेशन हो रही है, यहां पे ये चेंज हो रहा है, आप नहीं कर सकते। और एक बहुत अहम बात, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने जो बनाया था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये बात बड़ी स्पष्ट है, हर व्यक्ति जानता है, हर विधि विशेषज्ञ जानता है। कौन इसको बदलने की कोशिश कर रहा है? कौन बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश कर रहा है? संविधान में परिवर्तन हो उसको लेकर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि संविधान में अगर जरूरत के हिसाब से परिवर्तन हो उसके लिए तो भीमराव अंबेडकर भी उसके पक्षधर थे। बिल्कुल, दो बातें बड़ी अहम। अभी तक 106 बार परिवर्तन हो चुके हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है और रिजिड भी है। जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, और जो जिनकी जरूरत है, जो समय के अनुसार चेंज होने। एक मैं एग्जांपल देता हूं। आज साइबर क्राइम की बात होती है अशोक जी। साइबर क्राइम क्या आज से 20 साल पहले हो सकता था? नहीं था। तो इसीलिए 20 साल जब आप साइबर क्राइम की बात आई तो उस पर कानून बनाना पड़ेगा ना हमको। तो ऐसे चेंजेस तो जो हैं वो तो आपको स्वीकार करने ही पड़ेंगे। वो चेंज तो होंगे ही। अभी तक 106 बार हो चुका है ना चेंज। क्यों हुआ फिर 106 बार? ओके, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो मूल स्ट्रक्चर है, वो संविधान का मूल स्ट्रक्चर, उसमें बदलाव नहीं होने चाहिए। संविधान जो है वो गतिशील है, उसमें समय की आवश्यकता के अनुसार जो है पॉलिटिकल पार्टियां सरकारें करती हैं, लेकिन कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है मूल स्ट्रक्चर जो है नहीं बदलना चाहिए। मैं आऊंगा इसी पर। मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी और संदीप जी, मैं खत्म करूं जी जल्दी से। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, साथ में फ्लेक्सिबल भी। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं और इस ब्रेक को, इस डिबेट को जारी रखेंगे। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा अमूल, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार, जरा सा अमूल, the taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का। यही तो अमूल है, taste of India, taste of India। उस दिन मनु अंकल अपनी पुरानी स्कूटर बेचने निकले तो सोचा मैं भी गुड लक दे दूं। बड़े खुश हुए, बोले अरे वाह, ये तो गुड लक हो गया। अरे चिड़ैया, मैं तेरे को ना घी रोटी खिलाऊंगा, बस ये स्कूटर बिक जाने दे। पर गुप्ता अंकल के बेटी ने सब गड़बड़ कर दिया। छोटी गुप्तैन रोने लगी। सॉरी अंकल, गलती से रिवर्स लग गया। फिर मनु अंकल बोले, कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी पुरानी है पर हर साल मोटर इंश्योरेंस रिन्यू करवाता हूँ, मरम्मत कवर हो जाएगी। अरे वाह, ये तो गुड लक हो गया। मैं जाऊँ? पर बेटा अब पीछे नहीं आगे जाना। वहाँ मनु अंकल, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया।
टिंग टिंग। अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं, आज गणतंत्र दिवस है और इसी अवसर पर हम बात कर रहे हैं कि संविधान की दुहाई फिर क्यों लड़ाई। जल्दी से, समय बहुत कम है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपने जो एक बात कही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान था, उसके बाद इस देश में ये पूरा का पूरा स्टैंड हुआ कि भाई संविधान को जो है बदला नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर, अगर बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान था तो ऐसे बयान तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी हैं। आपके एक नेता कहते हैं जितनी मर्जी हो कानून बना लो, मुस्लिम सिर्फ शरीयत मानेंगे। क्या इस देश में एक धर्म विशेष को शरीयत उससे बड़ा हो जाता है, संविधान से बड़ा हो जाता है? और ये कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने क्या कहा, शरिया ओवर कॉन्स्टिट्यूशन। झारखंड के मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि शरिया पहले है, संविधान तो बाद की बात है। तो सर ये भी तो बयान देखे जाएंगे ना। देखिए, मुझे आज अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो अयोध्या की बात कर रहे थे कि दंगा फैलाने वाले या गोली मारने वाले लोग, मैं इनको कहना चाहता हूं क्यों आपने दबाव बना रखा है नितेंद्र मिश्रा को, जो कि आदेश देने वाले व्यक्ति थे। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। और अशोक जी, एक आपका पत्रकार के हैसियत से क्वेश्चन बनता था कि उनका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में बन रहा है। मैं आपके पत्रकारिता के, जैसा आपने सबका सम्मान रखा है, मैं आपके पत्रकार के अधिकार में नहीं जाता, लेकिन आप एक बात तो कहते, कम से कम उनके शिष्यों को जिनको चोटी शिका पकड़ के रगड़ के मारा गया, जूतों की बारिश कर दी गई उनके ऊपर, और उसमें ब्राह्मण बुजुर्ग भी, क्या उस पर प्रश्न करना आपका पत्रकारिता का धर्म नहीं था? आपका प्रश्न वहां तो जायज था कि भाई उनके मामला कोर्ट में पड़ा है। क्या वो एक नागरिक के ऊपर जो हनन हुआ है पुलिस प्रशासन का, योगी सरकार, बिल्कुल। अब सुनिए सर, समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जब आप ही लोगों के नेता कहते हैं कि शरिया पहले होगा। आपने, ठीक है, आप उसको डक करना चाहते थे, आपकी इच्छा है। सवाल यह है कि पुलिस की कार्रवाई किसी पर हो और अगर किसी को उस तरह से मारा जाए वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन सर, मैं आपको आज अभी कहेंगे, मेरे पास समय होता 2 वीडियो दिखा सकता हूं। अभी हम नागरिक कर्तव्यों की भी बात कर रहे थे। इस देश में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि 2 घंटे तक पुलिस वाले खड़े रहकर चाकरी करते रहें। पुलिस वाले ये कहते रहे कि सर आप उतर जाइए, पैदल जाइए। देखिए, हम 2 घंटे से खड़े हैं और किसी को भी पुलिस की व्यवस्था को तोड़ने का अधिकार ना संविधान देता है ना कोर्ट देता है। और मेरे पास उन वीडियो में पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि सर आपके समर्थकों ने गेट नंबर 2 तोड़ दिया, वहां पर लाखों लोग हैं, उनको असुविधा हो रही है, ऐसा मत कीजिए, आप यहां से पैदल चले जाइए। वो भी पक्ष है और उस पक्ष का भी आपको सम्मान करना चाहिए कि उस पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है इस देश में। हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन समय मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। इस ब्रेक के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।